डियर स्टूडेंट्स, आज हम नैनो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प दे सकते हैं, एग्ज़ाम में हेल्प दे सकते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहला पॉइंट ये पूछा गया है कि वर्ड नैनो टेक्नोलॉजी किसने दिया था, किसने हु कॉइन्ड द वर्ड नैनो टेक्नोलॉजी। तो याद रखना, तो इसका नाम था के एरिक ड्रेक्सलर। उसके बाद में हु रोड द बुक इंजन्स ऑफ क्रिएशन। तो इंजन्स ऑफ क्रिएशन भी इसी ने लिखा था, इसका भी नाम था के एरिक ड्रेक्सलर। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि नैनो जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है डिवॉप। उसके बाद में पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या रहता है। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का मतलब अगर हम देखेंगे इंग्लिश में, तो मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू डिज़ाइन न्यू मटीरियल्स, डिवाइसेस, सिस्टम्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी या कंफर्ट्स एंड बेटरमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स को यूज़ करके नए मटेरियल्स या नए डिवाइसेस या नए सिस्टम्स डिज़ाइन करना, जिससे इंसान की या ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो कंफर्टेबल हो जाए, बेटर हो जाए और प्रॉस्पेरस हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। उसके बाद में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ एटॉमिक इंजीनियरिंग। एटॉमिक इंजीनियरिंग को अगर मैं डिफाइन करूँगा, एटॉमिक इंजीनियरिंग इज ए साइंस इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना बाय रीअरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स या एटम्स, उसको हम कहते हैं एटॉमिक इंजीनियरिंग। यानी एटॉमिक लेवल पे चेंजेस लाना किसी सब्सटेंस पे, तो ताकि कोई नया हमें प्रोडक्ट मिल जाए। उसके बाद में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज एटम बाय एटम और मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट विल बी हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। तो ये एटम बाय एटम या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल बिल्डिंग है स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, उसके बाद में हाउ मच इज़ 1 माइक्रोन मीटर। तो माइक्रोमीटर को हम ऐसे लिखते हैं, तो माइक्रोन का मतलब रहता है 10⁻⁻6 मीटर्स। इसको हम कहते हैं 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन मीटर भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर। इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर का साइज पूछ रहा है। तो याद रखना, वो जो इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर रहता है वो 90 नैनोमीटर रहता है। कितना रहता है? 90 नैनोमीटर। उसके बाद में व्हाट इज़ साइज ऑफ वायरस। वायरस का साइज कितना रहता है? तो याद रखना, वो 50 नैनोमीटर रहता है, 50 नैनोमीटर। उसके बाद में मेंशन द विड्थ ऑफ डीएनए। डीएनए का विड्थ कितना रहता है? जो डीएनए हेलिक्स हम बनाते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो इसका जो विड्थ है ये विड्थ ये रहता है 2 नैनोमीटर। कितना रहता है? 2 नैनोमीटर। तो इतना याद रख लेना। ठीक है, ये भी काम में आएगा। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का डायमीटर कितना रहता है? तो 0.1 नैनोमीटर रहता है, याद रखना, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद में पूछ रहा है कि मेम्स हम लिखते हैं, MEMS, नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं मेम्स। इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं मेम्स। उसके बाद में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इनका साइज कितना रहता है? RBCs का, जो RBCs जो रहती हैं, इनका साइज कितना रहता है? तो याद रखना, इनका जो साइज रहता है वो रहता है 5000 नैनोमीटर। 5000 नैनोमीटर, या आप कह सकते हैं कि 5 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं आप, 5 माइक्रोमीटर या 5000 नैनोमीटर। उसके बाद में व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट का जो एवरेज साइज है वो कहते हैं हम 5 नैनोमीटर, लेकिन अगर हम रेंज लेंगे तो 1 to 10 नैनोमीटर आता है। ठीक है, 1 to 10 नैनोमीटर। तो 5 नैनोमीटर जो ये एवरेज साइज है इसका। ठीक, उसके बाद में पूछ रहा है कि STM किसने इन्वेंट किया। STM का मतलब रहता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है ना, ये दिया था जर्न बिनिंग और हेनरिच रोहरे, जो IBM लैब में साइंटिस्ट थे, और इन्होंने दिया था ये 1981 में। क्या दिया था इन्होंने? STM का मतलब होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये इन साइंटिस्ट ने दिया था, रोहरे और बिनिंग ने। व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लूज एटम और मॉलिक्यूल फ्लोटिंग इन स्पेस।
हम लूज एटम या मॉलिक्यूल फ्लोटिंग इन स्पेस किसको कह सकते हैं? एनीथिंग स्मॉलर देन ए नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर से छोटा जो भी रहेगा कैन बी कंसिडर्ड एज लूज एटम और मॉलिक्यूल फ्लोटिंग इन स्पेस। यानी लेस देन 1 नैनोमीटर जो भी सब्सटेंस रहेगा उसको हम कहेंगे फ्लोटिंग एटम या फ्लोटिंग मॉलिक्यूल, फ्री फ्लोटिंग या फ्री फ्लोटिंग एटम या फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल। ठीक, अब और एक क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, व्हाट मेड इट पॉसिबल टू स्टडी एटम्स एंड देयर मैनिपुलेशन इन डेवलपिंग न्यू स्ट्रक्चर्स? ये किसकी वजह से मतलब पॉसिबल हुआ है? तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है इन्वेंशन ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, याद रखना STM जो है इसकी वजह से हम एटम्स को स्टडी कर सकते हैं अच्छी तरह से और उनका मैनिपुलेशन कर सकते हैं ताकि हम नए स्ट्रक्चर्स बना सकें। उसके बाद में पूछा कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ AFM? AFM का फुल फॉर्म है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ये भी याद रखना। Which two types of fundamental molecules find wide applications in which two types of fundamental molecules find wide application in nanotechnology? तो दो जो मॉलिक्यूल्स है वो है बकी बॉल्स या बकमिनिस्टर फ्लोरीन जिनको आप कहते हैं, और दूसरा जो है वो कार्बन नैनोट्यूब्स है, इनकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस है। उसके बाद में वाई डज नैनो टेक्नोलॉजी प्ले बाय डिफरेंट रूल्स, यानी इनमें आम रूल्स क्यों अप्लाई नहीं होते? देखो याद रखना, नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना ये बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, इसके दरमियान वाली चीज़ है नैनो टेक्नोलॉजी, यानी इस पर क्वांटम मैकेनिकल के और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके दरमियान के रूल्स अप्लाई होते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैं बता सकता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी प्लेज बाय डिफरेंट रूल्स बिकॉज इट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो इसका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो वो ज़्यादा रहता है, यानी इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, जबकि बल्क में जो है सरफेस एरिया कम रहता है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। उसके बाद में हु डिस्कवर्ड बकमिनिस्टर फ्लोरीन, यानी बकी बॉल, फ्लोरीन किसने डिस्कवर किए? तो इसमें 4 साइंटिस्ट के नाम है, एक है कर्ल, हेरोल्ड, एक का नाम है क्रोटो और रिचर्ड ए स्मॉली। इन्होंने ये डिस्कवर किया था, और कब किया था? 1985 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1985 में ये डिस्कवर हुए थे, इन 4 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। व्हाट डज ए बकी बॉल कंप्राइज ऑफ? बकी बॉल जो रहता है वो C60 कार्बन का बना रहता है, इसमें 60 कार्बन रहते हैं। ठीक है, तो ये फुटबॉल की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको बकी बॉल कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ ए C60 मॉलिक्यूल, C60 मॉलिक्यूल 60 कार्बन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हु डिज़ाइन द फेमस जियोडिसिक डूम? तो जियोडिसिक डूम जो ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम बकमिनिस्टर फ्लर था, उसने ये बनाया था। ये डूम है जो एक यूनिवर्सिटी के बाहर है, और इस डूम की जो शेप है वो फुटबॉल की जैसी है, और ये इस बकी बॉल की तरह बना हुआ है, यानी इसका शेप जो ना बकी बॉल से मिलता जुलता है, इसीलिए हम इन C60 मॉलिक्यूल्स को बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जियोडिसिक डूम जो ये अलग चीज़ है, ये एक मेगा स्ट्रक्चर है, और जबकि C60 जो है दीज आर नैनो स्ट्रक्चर्स, ये अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। ये जब जियोडिसिक डूम है ये बनाया था बकमिनिस्टर फ्लोरीन ने, लेकिन इस C60 को जो नाम दिया गया वो इसके नाम पे दिया गया था, बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स, इसलिए इनको कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में पूछा गया कि व्हाट आर कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड व्हाट आर फ्लोरीन्स? कार्बन नैनो ट्यूब्स जो ना दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो फ्लोरीन्स है वो बॉल है, फुटबॉल की तरह रहते हैं, लेकिन दोनों कार्बन के बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन नैनो ट्यूब्स को कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, या इनको बकी ट्यूब्स भी कहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स को, ये भी बात याद रखना। हु कंसेप्चुअलाइज्ड द कार्बन नैनो ट्यूब्स? ये कंसेप्ट किसने दिया था कार्बन नैनो ट्यूब का? तो ये दिया था रिचर्ड स्मॉली ने, रिचर्ड स्मॉली, याद रखना। ठीक है, व्हाट इज अ बकी ट्यूब? बकी ट्यूब क्या है? बकी ट्यूब इज ए कार्बन नैनो ट्यूब, ये मैंने अभी बताया था, डेराइव्ड फ्रॉम बकी बॉल्स, यानी बकी ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स को दूसरा हम कहते हैं बकी ट्यूब्स, बकी ट्यूब्स कहते हैं उनको। ठीक है, मेंशन दी
टाइप्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स की कितने टाइप्स रहते हैं? देखो, इनमें एक रहता है सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स SWNT जिनको हम कहते हैं, और दूसरा रहता है मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये भी याद रखना, इसमें दो टाइप्स रहते हैं। लिस्ट आउट द एरियाज ऑफ नैनो साइंस। नैनो साइंस में कौन कौन से एरियाज हैं? बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन कुछ के नाम बताता हूँ मैं, जैसे नैनो ट्यूब्स है, नैनो फैब्रिकेशन, नैनो मटेरियल्स, नैनो कंपोजिट्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं इसमें, जैसे नैनो मेडिसिन वगैरह। तो लेकिन ये जो मेन एरियाज हैं ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, नैनो साइंस की ये। अब देखो, उसके बाद में हु फोटोग्राफ्ड नैनो ट्यूब्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले नैनो ट्यूब्स के फोटोग्राफ्स किसने लिए, यानी किसने इनका स्ट्रक्चर देखा? तो एक का नाम है इसमें सुमोई इजिमा, यहाँ पे लिखा है टिजिमा, कुछ टिजिमा भी पढ़ते हैं और कुछ इजिमा है ये एक्चुअली। ऑफ नेक लेबोरेटरी है ये, NEC लेबोरेटरी। तो इजिमा को याद रखना, इजिमा, इसने सबसे पहले इनके फोटोग्राफ्स लिए थे और सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखा था। वाई डू कार्बन नैनो ट्यूब्स हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा क्यों रहती है, इतना टेंशन को बर्दाश्त क्यों कर सकते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब्स हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड द फैक्ट दैट ईच कार्बन ट्यूब इज़ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बन नैनो ट्यूब जो है ना, इसको हम एक लार्ज मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में हाउ डू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंडक्ट हीट? ये हीट कंडक्ट कैसे कर सकते, या ये बात याद रखना, ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है ना, ये हीट कंडक्ट करते हैं, यानी इनमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है बाय वाइब्रेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स रहते हैं ना, इनकी वाइब्रेशन की वजह से ये हीट कंडक्ट करते हैं, इतना याद रख लेना। ठीक, और इनमें इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हाई रहती है, किनकी? कार्बन नैनो ट्यूब्स की। उसके बाद में हाउ इज नैनो टेक्नोलॉजी यूजफुल इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर्स ऑफ कैंसर? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे करते हैं? देखो, अगर हम एक नैनो शेल लेंगे 100 नैनोमीटर डायमीटर का, ये बॉडी के थ्रू फ्लोट करती है। ठीक है, अगर हम बॉडी में इसको डालेंगे तो बॉडी में ये फ्लोट करती है और कैंसर सेल्स पे जो ना ये अटैच हो जाता है। कैंसर सेल्स पे, नॉर्मल सेल्स पे ये अटैच नहीं होता, कैंसर सेल्स पे ये अटैच हो जाता है। और जब हम इसके ऊपर एक्साइटेशन करा देते हैं ना, इसके ऊपर लेज़र बीम डालते हैं, तो ये एक्साइट होते हैं ये कार्बन नैनो ट्यूब्स। कहाँ पे? मान लीजिए ये ट्यूमर सेल है, ट्यूमर है यहाँ पे, इसके ऊपर कार्बन नैनो ट्यूब्स यहाँ पे चिपक गए, अटैच हो गए। जब हम इसके ऊपर लेज़र बीम डालेंगे तो इन कार्बन नैनो ट्यूब्स में वाइब्रेशन शुरू होती है, वाइब्रेशन, यानी इनमें थर्मल मोशन आ जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टेम्परेचर की वजह से या उस हीट की वजह से ये ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समझ में है ना? यहाँ पे हीट की वजह से इस ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? ये कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक, जो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। उसके बाद में हाउ कैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल बी ट्यून्ड यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी? देखो, मेल्टिंग पॉइंट जो ना, ये साइज डिपेंडेंट भी रहता है। अगर हम साइज़ छोटा कर देंगे, तो पार्टिकल साइज छोटा कर देंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम इसको अपने हिसाब से, जितना बड़ा पार्टिकल उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, और जितना छोटा पार्टिकल उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो सकता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नैनो क्रिस्टल्स? नैनो क्रिस्टल्स का क्या यूज़ है? नैनो क्रिस्टल्स जो है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट विदाउट एक्सेसिव लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग। यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें हीट लॉस ज़्यादा नहीं होता। किसकी वजह से? नैनो क्रिस्टल्स की वजह से। उसके बाद में विच फील्ड्स ऑफ साइंस विल बी अफेक्टेड बाय द प्रोग्रेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? जो भी नैनो रिलेटेड होगा, जैसे नैनो ट्यूब्स, नैनो फैब्रिकेशन, नैनो मटेरियल्स, नैनो कंपोजिट्स, दीज विल बी अफेक्टेड बाय द प्रोग्रेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में ये पूछ रहा है कि मेंशन टू फिनोमेना विच आर डोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट एट नैनो स्केल। तो दो जो फिनोमेना है वो एक स्टिकिंग और दूसरा है फ्रिक्शन। दीज आर डोमिनेंट फिनोमेना एट नैनो स्केल। ठीक, उसके बाद में ये पूछ रहा है कि हाउ कैन डीएनए मैपिंग ऑफ डीएनए ऑफ ए न्यूली बॉर्न बी यूजफुल? देखो, अगर हम डीएनए मेकिंग करेंगे एक न्यूली बॉर्न बेबी की,
तो इससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ऑब्टेन कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में हमें हेल्प कर देगा। उससे क्या करेंगे हम, अगर हमें लगेगा कि फ्यूचर में इसमें ये डिजीज़ हो सकती है तो हम इसको अर्ली स्टेज पे ही क्योर कर लेंगे। समझ में आना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में मेंशन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन नैनोमीटर। ये हमें मालूम है 400 to 700 नैनोमीटर रहता है उसका वेवलेंथ, किसका? विजिबल लाइट का। या कहीं कहीं पे 380 से 700 लिखा होता है, लेकिन नैनोमीटर्स में, ठीक, नैनोमीटर्स में इतना रहता है, 400 to 700 नैनोमीटर। उसके बाद में हु आउटलाइंड द विजन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एटॉमिक इंजीनियरिंग। ये था रिचर्ड फेनमैन, जिसने सबसे पहले एटॉमिक इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताया, ठीक है। और उसके बाद में ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर जो रहता है बाल, उसका डायमीटर कितना रहता है? तो याद रखना ये रहता है 75,000 नैनोमीटर, या मैं बोलूँगा 75 माइक्रोमीटर, इतना डायमीटर रहता है इसका, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस आप लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब रहता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। व्हाट इज़ द साइज ऑफ मेम्स। मेम्स पूछ रहा है, MEMS। तो इनका साइज जो रहता है वो रहता है बराबर 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 मीटर्स, ठीक है। ये हमने अभी देखा था मेम्स क्या रहते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ नैनो शेल। नैनो शेल का साइज कितना रहता है? वो रहता है 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर रहता है नैनो शेल का साइज, नैनो शेल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? शाबाश। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। इसके बाद में मैं और एक लेक्चर बनाऊंगा नैनो टेक्नोलॉजी पे, जिसमें मैं आपको कुछ MCQs दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज यहीं तक।